नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के जो हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। तो देखिए, रोज प्रतिदिन हम रात को 8 बजे एमसीक्यू वाली सीरीज लेके आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के 20 क्वेश्चन हम लगातार कराते रहें, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम आए तब तक आपके पास बहुत सारे नए क्वेश्चन और आयोग जिस हिसाब से नए आपके पैटर्न पे क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है वो जो पैटर्न है वो आपका कवर हो जाए। हमारी पूरी सीरीज में हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको नए से नए क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। रोज़ रात को 8 बजे के टाइम पे ये सीरीज आ रही है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और संडे के दिन मत भूलिएगा, आपका संडे के दिन ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑफलाइन का मतलब पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसके बाद आप उसका जो सॉल्यूशन वीडियो है वो रात को 8 बजे संडे के दिन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे देख सकते हैं। ठीक है, संडे के दिन आपको पता चल जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल पे कि आपको वो जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को। ठीक है, आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.9 यानी कि देखिए आपका 5,900 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा, बहुत सारे कम लोग आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो उससे ये लगता है कि जो हमारे चैनल है वहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करते रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, 1 मिनट, आप 2 मिनट ऐसे रुकिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन कत्यूर राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक आप सभी लोग देखते थे चंद राजवंश का या पवार राजवंश। देखिए, कत्यूरी राजवंश से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कत्यूरी जो राजा थे आपके, उनकी कुल देवी के रूप में कौन पूजा जाता था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, ये जो कत्यूरी राजवंश थे इनकी एक साथ कई शाखाएं थी। जैसे कि कुछ शाखाएं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी कत्यूर बेजनाथ शाखा थी, डोटी शाखा थी और सीरा शाखा थी। सीरा शाखा के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण, जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी, शिव मंदिर का निर्माण रुद्रचंद के द्वारा, और वहाँ पे पहला जो विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया गया था वो भी रुद्रचंद के द्वारा कराया गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में कल मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है। तो पुरानी ये इसकी जो सीरीज चल रही है वो पुरानी सीरीज भी देखते रहेगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका कत्यूरी राजवंश था, अगर उसके प्रतापी शासक की बात करें, क्योंकि कई कई बार क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है आप सभी के लिए कि बताइए कत्यूरी जो आपका जो वंश था उनका प्रतापी शासक कौन था। तो याद रखना है आपको, ललित सूरदेव। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो आपके ललित सूरदेव थे आपके कत्यूरी राजवंश के प्रतापी राजा थे। अगर अंतिम राजा की बात आ जाए तो वो हैं आपके ब्रह्मदेव। इनको वीरम देव भी कहा जाता है। काफ़ी अत्याचारी शासक रहे हैं ये। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमेशा जब भी वीडियो स्टार्ट होती है हमारी, तो आप एक पेपर और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी आपको डाउट होता है आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, कुछ फैक्ट बताए जाते हैं, तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, टमटा सुधारिणी सभा को शिल्पकार नाम किस वर्ष दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के सामने 4 ऑप्शन हैं। फटाफट इसका आंसर्स लगाइए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि दूसरे का ए, बी या सी, जल्दी से। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर होगा इसका, ये होगा आपका 1911 में। तो देखिए, 1911 में टमटा सुधारिणी सभा को शिल्प का नाम दिया गया था हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर बात आती है टमटा सुधार सभा, देखिए जो आपका इसका गठन कब हुआ था, तो 1905 सन आपको याद रखना है। 1905 में आपका टमटा सुधारिणी सुधार सभा का यहाँ पे गठन हुआ था। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1931 में,
ठीक है। देखिए 1905 में गठन हुआ, 1911 में इसको शिल्पकार नाम दिया गया, और उसी के साथ साथ 1931 से 3 वर्ष आपको याद रखने होंगे टमटा सुधारणी सभा के लिए। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये किया था आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद को याद रखेंगे। अल्मोड़ा जनपद में 1931 को कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी जो सभा है उसका गठन किया गया। किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आना चाहिए कि बताइए जो आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है किस भाषा में लिखा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं फटाफट इसका आंसर लगाइए, तीसरे का ए, बी या सी या डी, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को कि ये सेल्फ जो जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर करा कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पेजेस में, और साथ ही साथ इस पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है इसकी अगर भाषा की बात करी जाए तो ये इसकी भाषा कौन सी है? ये आपकी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमवंत। हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में उच्च निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग डाउटफुल रहते हैं। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निर्देशालय, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निर्देशालय, यहाँ पे शिक्षा भी होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, उच्च शिक्षा निर्देशालय, ठीक है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर लगाइए फटाफट, पांचवे का ए, बी, सी या डी। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी में ही हुई है। हाल ही में इसका जो ये उच्च शिक्षा निर्देशालय है उसको देहरादून स्थानांतरण करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी स्थानांतरण नहीं हुआ है, ठीक है। इसका अगर निर्देशालय की बात पूछी जाएगी तो इसको आप हल्द्वानी राइट मार्क करके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की, तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1916 इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए राज्य में जो आपकी नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली है उसकी शुरुआत तो 1916 में हुई। उसके बाद आपके आई इसमें अमेंडमेंट 1993 का जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आया आपका, उसके बाद जब इनके जो निकाय हैं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जब इनको एक संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद 1994 में 1994 एक वर्ष बाद इसको निकायों को क्या बना दिया, इनके लिए निकायों के लिए क्या बना दिया गया, एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, जिसमें ये फिक्स किया गया कि आपके जो नगर पालिका है उसमें नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इनमें क्या बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, लोएबथाल गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गुफा अभी तक फिलहाल तो उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन आगे इन चीज़ों के बारे में पूछने की पूरी चांसेस बनते हैं इसका भी, लोएबथाप गुफा के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो लोएबथाप गुफा कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जो अल्मोड़ा है यहाँ पे क्या हुआ है, इस गुफा से क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, किसके, और शैल चित्र भी जो मिले हैं यहाँ से लोएबथाप गुफा से, उसमें मिले हैं आपका देखिए जैसे कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, उसमें एक चित्र इसका मिला है। दूसरा मिला है कि जो हाथ में हाथ डाल के नृत्य करते हुए एक समूह का एक चित्र इसका मिला है, ठीक है। एक मिला है मानव का, जो मानव जिससे कि उसमें दिखाया गया कि मानव शिकार कर रहा है, और दूसरा इसमें नृत्य का मिला है जिसमें जो समूह दिखाया गया है उसमें एक हाथ में हाथ डाल के नृत्य करते हुए ये शैल चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं लोएबथाल गुफा में। अगर रंगों की बात करें तो इनका जो रंग है वो है आपका लाल रंग के यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं लोएबथाल गुफा में, जो कि आपका स्थित है आपका अल्मोड़ा में।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, कितने राजाओं के नाम गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको, और ऑप्शन जरूर लगाइए इसमें कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका 4। ठीक है, 4 जो आपके राजा हैं उनका नाम मिला है आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है आपका रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर के पास है आपके यहाँ पे त्रिशूल है, काफी बड़ा धातु का बना हुआ। ठीक है, और ये जो मंदिर है यहाँ पे रुद्रनाथ मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इसका जो मुख्य मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और यहाँ यहाँ जो मुख्य मंदिर है ये है आपका रुद्रनाथ, जिसको गोपीनाथ के नाम से भी कहा जाता है। अगर इसकी शैली की बात करी जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे जो जहाँ से आपका त्रिशूल लेख मिला है रुद्रनाथ मंदिर, तो ये रुद्रनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है अगर ये पूछ लिया जाए, तो आप करके आएंगे नागर शैली। ठीक है, नागर शैली, इसको राइट मार्क करके आइएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है त्रिशूल लेख में, वो 6ठी शताब्दी का मिला है। इस बार यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए किस शताब्दी का सबसे पुराना अभिलेख मिला हुआ है, तो ये है आपका 6ठी शताब्दी का। और गणपति नाग द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है इस 6ठी शताब्दी के जो अभिलेख मिला है वो किस के द्वारा उत्कीर्णन कराया गया था इसका, वो कराया गया था आपका गणपति नाग के द्वारा। सबसे पुराना अभिलेख जिसका 6ठी शताब्दी का मिला है, और इसको उत्कीर्ण किसने कराया था? गणपति नाग ने कराया था। और इस अभिलेख में लगभग इसमें यही वर्णन किया गया है कि इसका जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण और स्थापना कैसे करेगी थी, इस टाइप से इसमें उल्लेख है इसका, आपका अभिलेख का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हेतु राज्य का पहला संगठन कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका डिबेटिंग क्लब। ठीक है, डिबेटिंग क्लब आपका सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए आपका पहला संगठन था। तो आपको बता देता हूँ, जो आपका डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1870 में इसकी स्थापना करी गई थी बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। हाँ, तो देखिए इसको डिबेटिंग क्लब को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों जरूरत पड़ी डिबेटिंग क्लब को स्थापित करने की? ठीक है, तो इसका जो आपको बता देता हूँ, जो आपका डिबेटिंग क्लब है, तो यहाँ पे जो आपकी सामाजिक कुमाऊं की जो सामाजिक होगी, आर्थिक होगी, राजनीतिक हो गया, या शिक्षा से संबंधित जो भी यहाँ पे समस्याएं होती थी, उन सभी की समस्याओं के समाधान के लिए ही यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा और अन्य उनके जो सहमित्र थे उनके द्वारा यहाँ पे डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी गई थी 1870 में। ठीक है, उसी के बाद आपका 1871 में, कब? 1871 में ही बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही यहाँ पे क्या निकाला गया था? अल्मोड़ा अखबार निकाला गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पे, युग शैली वंश का प्रभुत्व निम्न में से किस क्षेत्र में रहा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको राइट मार्क करिए और बताइए कि इसका जो आंसर है वो किन किन लोगों को आता है, 10वें का ए, बी या सी। तो देखिए आपका जो युग शैल वंश है उसका प्रभुत्व किससे रहा था? वो रहा था आपका कलकुट। राइट आंसर कलकुट होगा। ठीक है, ये युगसैल वंश का प्रभुत्व कलकुट क्षेत्र से रहा। कलकुट किसका नाम है? ये पुराना नाम है, ये है आपका कालसी। कालसी का पुराना नाम भी क्या कहा जाता है? कलकुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मकर संक्रांति 1921, ये हिंदी में टाइप हुआ है, इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इसका, तो 1921 बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन के समय उपायुक्त, यानी कि जो आपका उपायुक्त किसको कहा जाता था उस टाइम पे? डिप्टी कमिश्नर कौन था? ये बताना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के जो भी आपके पेपर्स होंगे उनमें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कि बताइए 1921 में जब आपका कुली बेगार का जो आंदोलन हुआ था उसके टाइम पे आपके डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाइबिल। ठीक है, डाइबिल ही थे आपके यहाँ पे जो आपके कुली बेगार जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था उसके जो डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम पे, डिप्टी कमिश्नर डाइबिल थे। तो देखिए कब हुआ था? 14 जनवरी 1921 के टाइम पे हुआ था, मकर संक्रांति के दिन। होता क्या है कि वहाँ पे जो आपके बद्रीदत्त पांडे हैं, हरगोविंद पंत हैं, या फिर चिरंजी लाल हैं, आदि इनके ये जो है बागेश्वर की जो सरयू नदी है, सरयू नदी के में उस दिन क्या हुआ कि 14 जनवरी 1921 को ये लोग 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इन लोगों ने शपथ ली सरयू नदी के किनारे की कुली बेगार आज से हम नहीं देंगे।
ठीक है। तो और उसे उसी दिन यानी कि 14 जनवरी 1921 के दिन आपका कुली बेगार से संबंधित जो भी रजिस्टर थे वो सरयू नदी में इन्होंने बहा दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो आप कुली बेगार देते हैं कुली बेगार नहीं देगा। ठीक है, तो इससे संबंधित था कुली बेगार, सभी लोग जानते होंगे। 14, इसका डेट को जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 14 जनवरी 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। घर के आगे मंदिर किस जनजाति समूह की विशेषता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घर के आगे मंदिर कौन सी जनजाति बनाती है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थारू। थारू जो जनजाति है आपके घर के आगे मंदिर बनाती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपकी आबादी वाली जनजाति कौन है? आपकी थारू जनजाति है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और कुमाऊं के भी परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर आपसे गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि बताइए कि गढ़वाल जो आपका गढ़वाल मंडल है उसका सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन है, तो वहाँ पे आपकी जौनसार आ जाएगी। लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए या फिर कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर आप थारू करके आएंगे। ठीक है, थारू जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर के आसपास, जैसे कि आपकी खटीमा हो गया, सितारगंज हो गया, काशीपुर हो गया, किच्छा का क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में ये जो थारू जनजाति है वहाँ पे अधिकतर लोग पाए जाते हैं। वैसे पाए तो हर जगह जाते हैं, लेकिन इनकी जो जनसंख्या ज़्यादातर यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। थारू लोगों को किसका वंशज माना जाता है? किरात वंशज माना जाता है। ठीक है, किरात वंशज माना जाता है थारू लोगों को। और इनका जो अगर प्रमुख त्योहार की बात करें तो बजहर, बजहर, ठीक है, बजहर जो त्योहार है इनका प्रमुख त्योहार माना जाता है थारू जनजाति का। वैसे अगर एक चीज आपको एक और चीज बता देता हूँ उसको, देखिए आपका पेन सेलेक्ट नहीं हुआ शायद, ठीक हो गया। जो आपका थारू जनजाति है, थारू जनजाति आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो कुछ बात नहीं, मैं बताता हूँ। दीपावली और होली। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये किसको बनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को। लेकिन होली को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, लगभग 8 दिन तक ये होली का त्योहार मनाते हैं। और इसी में ये एक नृत्य भी करते हैं जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? खिचड़ी नृत्य। ठीक है, खिचड़ी नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। और कई कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि थारू जनजाति बताइए किस प्रकार का समाज इसमें है, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक। देखिए इन सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? मातृ सत्तात्मक का मतलब है जिस परिवार में जो महिला होती है वो उसकी मुखिया रहती है। पितृ सत्तात्मक का जो में मुखिया रहता है वो पुरुष रहता है जनरली। तो देखिए इसके मातृ सत्तात्मक समाज था थारू जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। उत्तर काशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रे का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बताइए जो उत्तर काशी से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला दर्रा इसका राइट आंसर है। थांगला दर्रा आपका किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर इसी तरीके से पूछा जाए जो इंपॉर्टेंट डेट होती है। 1857 की क्रांति हो गया, आपकी कोई चीज हुई है जैसे कि आपका यहाँ पे दांडी मार्च हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन था, या फिर असहयोग आंदोलन के टाइम पे कौन था। इन सभी चीज़ों के बारे में आप उस परिप्रेक्ष्य में कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए जहाँ पे आप सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को पता भी, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग कितना जागरूक हैं या फिर कितना चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मिले। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगा जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उस टाइम पे, यहाँ पे जो भी आपकी भारत में कोई भी घटना हुई या फिर कुमाऊं में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे उसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। तो उसके लिए मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, ये आपसे सवाल पूछा था तो वो था आपका रैमजे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे जो रैमजे हैं अगर इनका कार्यकाल की बात करूं रैमजे की, तो देखिए रैमजे का जो कार्यकाल था 1856 से लेके 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तराई भावर के विकास के लिए इन्होंने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी। एक क्वेश्चन इस बार बना था, यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था ये, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो देखिए जो आपके तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी रैमजे के द्वारा।
किस वर्ष करी गई थी? 1883 में। 1883 में तराई भाबर के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी गई थी। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है रैमजे को, ठीक है। और इनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और किया गया 1858 में। ये कार्य क्या था इनके द्वारा? ठेकेदारी को प्रथा, वनों की जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया और वहां पे वन प्रबंधन का काम शुरू कर दिया गया था 1858 में रैमजे के द्वारा। एक उत्तराखंड के वनों के संरक्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था, याद रखिए अंग्रेजी पत्र, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी पत्र नहीं बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी पत्र बोल रहा हूं, जो ब्रिटिश की नीतियों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करता था, ठीक है। ये आने वाले टाइम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होगा और ये पक्का बनेगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैफिलिस लाइट। मैफिस लाइट आपका अंग्रेजी पत्र था जो आपका ब्रिटिश जो नीतियां थी उनकी प्रत्यक्ष रूप से क्या करता था, उनका विरोध करता था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में वास्तुकला व मूर्तिकला का स्वर्णिम काल किसको माना जाता है? जिस उस वो ये चार काल दे रखे हैं, नाग काल और पवार वंश का काल, कत्यूर वंश का काल, चंद वंश का काल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वंश का काल था जो आपकी वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। यहाँ पे उस टाइम पे आपका वास्तु की कला या फिर मूर्ति कला का सर्वाधिक क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, तो वही उसका स्वर्णिम काल होगा। तो वो था आपका कत्यूरी वंश, ठीक है। कत्यूरी वंश के टाइम को ही या कत्यूरी वंश के समय काल को ही वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी थोड़ा गलत टाइप हो गया था। ये है आपका राज्य, ठीक है। राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेजक सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष से करी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका 1980, 1980 में करी गई है। अगला है आपका, अस्कोट आंदोलन किस वर्ष से घटित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है अस्कोट आंदोलन, और ये किस वर्ष से हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1924, ठीक है। 1924 का राइट आंसर रहेगा अस्कोट आंदोलन। पूछा जा सकता है अगले आगामी पेपरों में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा प्रयाग जय और विजय पर्वतों के बीच में है? ठीक है, इस टाइप का अभी नारायण पर्वतों के बीच में कौन सा धाम है, इस टाइप से पूछा गया था, लेकिन ये प्रयाग पूछा गया है, ठीक है। कौन सा प्रयाग आपका जय और विजय पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रोज आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सरूला सभा के किस अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सरूला सभा के किस अधिवेशन में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो देखिए ये था आपका 10वां जो अधिवेशन हुआ था, सरूला सभा का 10वां अधिवेशन हुआ था। तो उस समय आपका यहाँ पे कन्या जो विक्रय है उस पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इसके जो सरोला सभा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये प्रस्ताव आया था ये आपका 1917 में लाया गया था, ठीक है। 1904 में क्या होता है कि टिहरी गढ़वाल में इस सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी आपकी तारादत्त गैरोला और उनके सहयोगियों के द्वारा। हो सकता है पूछा जा सकता है कि बताइए टिहरी गढ़वाल में जो सरोला सभा की स्थापना करेगी वो किसके द्वारा करेगी? तो देखिए इसकी जो सभा की जो स्थापना करी गई थी, सरोला सभा की स्थापना करी गई थी, वो कब करी गई थी? 1904 में। किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी आपकी तारादत्त गैरोला और उनके सहयोगी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। और सरोला सभा एक क्या है आपकी जातीय सभा थी उस टाइम पे, जातीय सभा, ठीक है। तो इन थोड़े छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखना है। और यह प्रस्ताव कब लाया गया था? यह लाया गया था आपका सरोला सभा का, इसके ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था आपका 1917 में। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।